वसीयत, लेखक अनुजीत इकबाल। कभी कभी प्यार जीवन में अप्रत्याशित रूप से दस्तक देता है। यह चंद्रमा समान है जिसकी शीतल चांदनी संसार की दग्ध अग्नि को शांत करती है। इसकी बौछार के नीचे भीगने के लिए बस निरुपाय अंतर्भाव में रिक्त पात्र सहित खड़े रहना होता है। जिंदगी अनूठे अप्रत्याशित स्वाद देती है और हम उनको कोई संज्ञा नहीं दे पाते। बाहरी तल पर हमें बार बार खो देना होता है एक दूसरे को, लेकिन अंदर के तलों पर असंख्य कथाएं लिखी होती हैं। अनंत यात्राओं की महागाथा के रूप में अनीता के आसपास यही दुनिया थी, तिलिस्मी दुनिया, प्रेम की दुनिया। 48 वर्षीय संभ्रांत वर्ग की महिला थिएटर से जुड़ी हुई, इस उम्र में भी बहुत दिलकश और हसीन, सूरज और चंद्रमा के बराबर बराबर हिस्सों से बनी अनीता जी। शिमला की एक शांत सी सड़क पर बड़ा सा उनका 2 मंजिला घर, हरी छत वाला, और सामने छोटी छोटी पहाड़ियां और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तारित होती हुई महान पर्वत श्रृंखला हिमालय। यह वही क्षेत्र है जहां रहस्य कभी भी सर्वोच्च चोटियों को नहीं छोड़ता। अनीता अपने ख्यालों में गुम थी कि मैक्स अलसाते हुए आगे आया और खुशी से गुर्राया। यह सफेद हस्की कुत्ता ही एकमात्र साथी था उनका। अनीता जी के जीवन में हस्की के अलावा कोई नहीं था। नीचे का फ्लोर पिछले 1 साल से किराए पर दिया था। नोएडा से लड़का है अनिरुद्ध, लगभग 30 वर्ष का, वर्क फ्रॉम होम करता है यहाँ शिमला में रहकर, लेकिन बिल्कुल एकांत प्रेमी है, सिर्फ अपने काम से मतलब। और जब खाली होता है तो बाहर बैठकर सामने फैली हुई वृहद श्रृंखलाओं को देखता रहता है डूबकर, और कभी कभी पहाड़ों के स्केच भी बनाता है। आंखें एकदम शांत, जैसे कोई ध्यान में बैठा हो, जैसे अपने दिमाग में सारे दृश्य, पहाड़, धुंध और रात का अंधकार समाहित कर रहा हो। अनीता उसे गौर से देखती रहती, उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वह मतलब भर की बात करके चला जाता। आखिर ऐसा क्या था उस नवयुवक में जो उन्होंने कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था। कभी कभी वे उसे ऊपर वाले कमरे में बुला लेती, अपने हाथों से बनाया केक खिलाने और चाय के बहाने। अगर वह आ भी जाता तो एक अजीब सी चुप्पी वहां छाई रहती और हवाएं बोझिल हो जाती। क्यों यह लड़का अनीता जी में बेचैनी और उत्सुकता पैदा कर रहा था। अनीता के मन की किताब के हर कोरे हिस्से पर नई नई कविताएं नाचती रहती, शून्य और सृष्टि जैसे एक हो रहे थे। उसके उठ के जाने के बाद अनीता कुहनियों को डाइनिंग टेबल पर टिकाए घंटों वह खाली कुर्सी तकती रहती थी जिस पर वह बैठकर गया हो। फिर उस कप में चाय पीती जिसमें वह पीकर गया होता। शायद उसके होठों का स्पर्श महसूस करने की कोशिश करती। इंसानी इश्क और जुनूनी हरकतें क्या न करवा लें। उन्होंने उस पर कविताएं लिखी, कभी भी सपनों के सच ना हो पाने की लाचारी के बावजूद सहसा वे गुनगुनाने लगती, अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हूँ मुझे डूबकर मर जाने दे। अनीता जी अपने पिता की इकलौती संतान थीं और यह घर उनका पुश्तैनी था। माँ बाप को गुजरे लगभग 10 साल हो चुके थे। पूरा जीवन दिल्ली और मुंबई में थिएटर को दिया, एक्टिंग की, डायरेक्शन की, और इन सब के बीच जवानी के दिनों में प्यार में धोखा भी खाया और उसके बाद किसी और की नहीं हो पाई। नतीजा आज वे बिल्कुल अकेली थी और अब इस उम्र में एक नए युवक की तरफ आकर्षित हो रही थी। शायद वे इस लड़के के प्यार में थी, बेइंतहा प्यार में। अनीता जी खुद अपनी सोच से कभी कभी सहम जाती कि नहीं अनीता, इस सफर की कोई मंजिल नहीं है, अपनी ही धज्जियां उड़ती हैं, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्यों उसकी और अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। अक्सर अटपटी और अजनबी लय जिंदगी के किसी भी मोड़ पर संगीतमय होकर हम में चली आती है। मन के अंतिम प्रकोष्ठ के वाद्य यंत्र तरंगित हो जाते हैं और एक देव मूर्ति जो बरसों से खंडहर में रखी होती है वह भक्त का स्पर्श पाने के लिए तरसने लगती है। एक
अस्पष्ट मंत्र सुनने को कान आकुल हो जाते हैं, कहीं दूर पखावज बजने लगते हैं। एक दिन अचानक अनिरुद्ध की तबीयत खराब हो गई, भयंकर खराब। उल्टियां रुक नहीं रही थी और वह निढाल होकर बिस्तर पर लेटा रहा। आधी रात को फिर उल्टी आई, लेकिन इतनी कमजोरी कि बिस्तर पर उल्टी हो गई। उसने अपना मोबाइल उठाया और अनीता जी को फोन लगाया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अनीता जी कुछ ही क्षणों में उसके कमरे में थी और अनिरुद्ध को बस इतना ही याद रहा कि वह उसके सिर को गोद में रखकर सहला रही थी और बेचैनी में किसी को फोन पर बुला रही थी। बाद में क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। अगले दिन आंखें खुली तो वह शिमला सिटी हॉस्पिटल के बिस्तर पर था। अनीता जी पास कुर्सी पर बैठी सो रही थी। कमरे में खालीपन था और खालीपन में ही खूबसूरती समाती है। अनीता जी देखने में कितनी खूबसूरत हैं। अनीता जी को एकटक देखते हुए अनिरुद्ध मायावी सपने देखता रहा, उनके स्पर्श को तरसता रहा। बाद में धीरे से सपनों की दुनिया से यथार्थ में आया। आकाशीय अभिलेखन का ब्रह्मांडीय ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाश पेड़ों की पत्तियों में से होकर सामने की दीवार पर विभेदन युक्त धब्बे बना रहा था। कमरे में धूप की चहलकदमी चालू थी। हिरण्यगर्भ से एक नई सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, जिसमें केवल दो लोग थे, अनीता और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध धीरे से बोला, अनीता। अनीता जी हड़बड़ाकर उठी और उसकी तरफ आकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गईं। आज पहली बार उसने इतनी आत्मीयता से उन्हें उनके नाम से पुकारा था। तुम ठीक तो हो? अनीता जी ने पूछा। अनिरुद्ध चुप रहा। वो उनके हाथ की नरमी और गर्माहट महसूस कर रहा था। घाटी की तलहटी पर बहती नदी के गुंजन यहाँ तक आ रही थी। ऐसे पलों को पढ़ना ही नहीं होता, सहेजना भी होता है। इसलिए अनीता जी और अनिरुद्ध ने पढ़ना स्थगित रखा। अनीता जी को उसका स्पर्श सावन की अनुभूति करा गया। यह भावों से किया गया पावन अभिसिंचन था। कोटि धारा अभिषेक स्वरूप जिसमें अनीता जी भीग रही थी। कुछ प्रेम प्रार्थना से अजस्र स्रोत हो वे उसे गले लगाना चाहती थी। लेकिन आपको कोई तकलीफ तो नहीं? आप सारी रात कुर्सी पर बैठी रही। वह बोला। तकलीफ? अनीता जी सोच में पड़ गई। मन में असंभावित और गुप्त कोष्ठ में जाना कब आसान है। नारी मन की भाव यात्रा ही तकलीफ का पर्याय है। लेकिन अनीता कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ। और सहसा उन्होंने आंखें बंद कर ली। कहीं अनिरुद्ध उनकी भावनाएं ना पढ़ ले। एक अकेलापन, कुछ निर्जन सा समाया हुआ है तुम्हारे अंदर, जो बिल्कुल निकलता नहीं। तुम्हें खुद को संभालना होगा। वह बोला। अनीता जी स्तब्ध थी। बिल्कुल चुप रहने वाला अनिरुद्ध आज ये सब क्या बोल रहा है? अनिरुद्ध कभी दूर मत जाना मुझसे, वरना। अनिरुद्ध मुस्कुराया। आप खतरनाक भी हैं। दोनों हंसने लगे। हालांकि अनीता जी को आज अनिरुद्ध के अंदर अपने प्रति सम्मान ही नहीं, कुछ और भी नजर आ रहा था। एक तरफ का आकर्षण। उसी दिन अनिरुद्ध की रिपोर्ट डॉक्टर ने अनीता जी को दी और पता चला कि उसे चौथे स्टेज का ब्लड कैंसर है। दोनों चुपचाप डॉक्टर को खामोशी से सुनते रहे। छुट्टी मिलने के बाद दोनों बुझे बुझे से घर की ओर चल पड़े। अगले 3 दिन अनिरुद्ध की बीमारी की पैरवी करते हुए अनीता जी ने ज्यादा समय उसी के कमरे में बिताया। रात को जब वह सो जाता तो अनीता उसे देखती रहती। लॉकडाउन खुल रहा था। कंपनियां अपने कर्मचारियों को वापस बुला रही थी। अनिरुद्ध को भी बुला लिया गया। अनिरुद्ध कुछ दुखी था। शिमला जैसी सुंदर जगह छोड़नी थी और अनीता को छोड़कर जाना उसके लिए असंभव था। वह रुकना चाहता था, लेकिन रुकने का कोई ठोस कारण भी तो नहीं था उसके पास। अनीता जी जो चाहती थी या वह जो सपने खुद देख रहा था, अब वह कुछ भी संभव नहीं था। बीमारी ही कुछ ऐसी थी कि वह उनका वर्तमान और भविष्य खराब नहीं करना चाहता था। जब उसने अनीता जी को वापस जाने की खबर दी तो वे कुछ नहीं बोली, एकदम चुप। जैसे जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तो एक नर्वसनेस आ जाती है। उनकी वही स्थिति हो गई। जाते वक्त वह बाकी का किराया देने आया था, जिसको लेने से अनीता जी ने मना कर दिया और जाते जाते उसे अपनी कविताओं की एक डायरी दे दी। उन्होंने उसको रुकने के लिए नहीं कहा। आखिर उसने अपने दिल की बात उनसे खुलकर कही भी तो नहीं थी।
अनीता जी उसे बेइंतहा प्यार देना चाहती थी, लेकिन अनिरुद्ध के पास अब समय कम था। जिस दिन अनिरुद्ध गया था, उस सारा दिन अनीता जी बालकनी में बैठी रहीं। मैक्स भी उनके पैरों के पास बैठा रहा। वे धीरे धीरे भग्न हृदय की मर्मांतक वेदना में गा रही थी। बैठकर साया एक गुल में हम बहुत रोए, वो जब याद आया वो तेरी याद थी, अब याद आया दिल धड़कने का सबब याद आया। उनके गाने सिर्फ मैक्स सुनता था। नुकीले पश्चिमी भाग के पर्वत पर धुंधले से बादल, महान पर्वतीय श्रृंखलाएं, सब नितांत अकेली। अनीता जी की तरह और पीछे का आकाश एकदम काला, शिमला की घाटी स्याही जैसे रंग का तालाब लग रही थी। रात के सघन अंधेरे में केवल अनीता जी के अरमान जल रहे थे। सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे बीत गई। क्या कोई इतना भी अकेले होता है? प्रेम में होना बहुत श्रम चाहता है, मन पर काबू वैराग्य धारण करने के समान है, और वह अनुशीलन का विषय है। ना हो दैहिक संबंध, ना ही की गई हो प्रेम भरी बातें, फिर भी जो स्थान किसी ने ले लिया वहां कोई और नामुमकिन। शिमला जाग रहा था। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की आवाजें। अनीता जी बेमन से उठी और अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गई। अनिरुद्ध नोएडा आ गया था, लेकिन शिमला से ज्यादा उसे अनीता जी याद आती रही। उसने उनके बारे में बहुत सोचा, बहुत बार सोचा, लेकिन अब क्या हो सकता था? उसका शरीर भी अब उसका साथ छोड़ रहा था। उसने बैग में से उनकी लिखी डायरी निकाली और उनकी कविताएं पढ़ने लगा। क्या कमाल का लिखती हैं अनीता जी। सारी कविताओं में प्रेम और विछोह के भाव सघन और संश्लिष्ट। नोएडा आकर अनिरुद्ध ने थोड़े प्रयास किए और अंततः एक ऐसी कंपनी मिली जो वर्क फ्रॉम होम के लिए राजी थी। शिमला छोड़े हुए 8 महीने हो चुके थे। अनीता जी से हफ्ते में 3-4 बार बात हो जाती थी, लेकिन अनिरुद्ध ज्यादा बात नहीं करता था। ये मुंह के बंधन बहुत कष्टकारी होते हैं। कल को जब वह न रहा तो ये बातें अनीता जी को और दुखी करेंगी। यही सोचकर वह बात करने से बचता। एक दिन अनीता का फोन बजा। अनिरुद्ध के पिता बोल रहे थे। उन्होंने अनिरुद्ध को अनीता के स्केच बनाते देखा था और पूछने पर अनिरुद्ध ने सब बातें अपने पिता को बता दी थी। उसके पिता अनीता को नोएडा बुला रहे थे ताकि आने वाले मुश्किल वक्त में वे अनिरुद्ध के साथ रह सकें। अनीता ने कुछ नहीं सोचा और अगले ही दिन शिमला से नोएडा के लिए निकल पड़ी, लेकिन यह खबर वे अनिरुद्ध को नहीं देना चाहती थी। यह सरप्राइज था। आज अनीता जी को भी नहीं पता था कि वे अनिरुद्ध के पास जाने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी। आज रास्ता कटते नहीं कट रहा था। सरप्राइज जो देना था उन्हें। आखिर घुमावदार सड़कों से होते हुए शाम को अनीता जी नोएडा आ पहुंची। ड्राइवर ने गाड़ी अनिरुद्ध के घर के बाहर पार्क की। गेट अनिरुद्ध के पिता ने खोला और अनीता ने उनके पैर छुए और अनिरुद्ध के कमरे की तरफ बढ़ गई। अनिरुद्ध अचानक अनीता को देखकर चकित हो गया और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह पहले से काफी कमजोर और अपनी उम्र से बड़ा दिखाई दे रहा था। मिली भी तो किस मोड़ पर? वह धीरे से बोला, तुम्हें मेरी जरूरत है। अनीता ने जवाब दिया, अनीता, मेरी बकाया जिंदगी अब सिवा दुख के तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मैं तुमसे कुछ लेने नहीं देने आई हूँ। अनिरुद्ध। उस दिन के बाद से अनीता एक निष्ठावान और सच्चे साथी की तरह अनिरुद्ध की देखभाल में लग गई। वह ऊपर के फ्लोर पर अनिरुद्ध के साथ वाले कमरे में रहने लगी। मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से अनिरुद्ध के पास 3 महीने से अधिक समय नहीं था। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते। उन दिनों अनीता जीवन और मरण की तिब्बती पुस्तक पढ़ रही थी। वे न केवल अनिरुद्ध के जीवन को संभाले हुई थी, बल्कि उसके आगे की यात्रा की भी तैयारी करवा रही थी। दोनों भावों के असीम सागर में डूबे रहते और उनके मृत्यु को लेकर संवाद चलते रहते। अनीता उसे बारदो के बारे में किताब से पढ़ पढ़कर बताती रहती। तिब्बती बुद्धिज्म में बारदो की अवस्था का वर्णन है, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्था है। इसमें चेतना को सजग रखने की बात कही गई है। दृष्टि का केवल एक ही जीवन पर केंद्रित रहना किसी छलावे से कम नहीं है और इंसान ताउम्र यही दुराग्रह करता रहता है कि उसकी मृत्यु एक अंत है। अनीता चाहे मृत्यु को कितना भी बौद्धिक दृष्टिकोण से देख रही थी,
लेकिन वे अंदर से सिहर जाती जब भी उन्हें ख्याल आता कि यह सुंदर देह वाला उनका प्रेमी 2-3 महीने से ज्यादा का मेहमान नहीं है। लेकिन अनीता सशक्त महिला थी। किसी दूसरे को स्नेह और करुणा देने के लिए व्यक्ति को पहले अपने भीतर से शक्तिशाली होना पड़ता है, और वे तो भावनात्मक तौर पर हर दिन मजबूत और परिपक्व हो रही थी। अनिरुद्ध की हालत खस्ता थी, लेकिन अनीता के साथ के कारण वह जीवंत था। पल पल करीब आती मृत्यु को साक्षी भाव से देख रहा था, जैसा अनीता उसे उन दिनों सिखा रही थी। एक शाम सहसा अनिरुद्ध ने अनीता का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठने को बोल दिया। यह कुछ अटपटा सा था, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते में कभी इतनी अंतरंगता नहीं थी। तुम अपना ध्यान रखना मेरे जाने के बाद, कह वह बच्चे की तरह अनीता से लिपट गया। अनीता में वात्सल्य से लेकर रति तक सब भाव उमड़ने लगे। दोनों मौन में चले गए। उनके स्पर्श एक दूसरे में घुलते रहे। अंधेरा उतर आया था। अंधकार, मौन और प्रेम उन दोनों को अभिन्न कर रहा था। सभी विचार और तत्व विलीन हो रहे थे और केवल सजगता बची हुई थी, केंद्रित, शुद्ध, निर्दोष। अगले दिन अनिरुद्ध की तबीयत काफी बिगड़ गई। उसके पिता और अनीता उसको फिर से अस्पताल ले गए। रास्ते भर अनीता अनिरुद्ध से अस्पष्ट और खंडित वार्तालाप करती रही। जाना मत अनिरुद्ध, मेरे लिए रुक जाओ। मगर हुआ वही जो होना तय था। अनिरुद्ध चला गया। अगली सुबह अनिरुद्ध का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनीता जी का गला रुंधा हुआ था। अनिरुद्ध के पिता 4 साल पहले अपनी पत्नी को खो चुके थे और अब बेटा भी। 1 हफ्ता बीत चुका था। अनीता किसी से कुछ बोल नहीं पाई और आंसू छिपाती हुई उस कमरे में चली जाती जहां अनिरुद्ध रहता था। उसकी तस्वीर के सामने खड़ी होकर अनीता के सब्र का बांध टूट जाता और वह बेतहाशा रोने लगती। एक सुबह अनीता शिमला वापस जाने की तैयारी कर रही थी। इतने में अनिरुद्ध के पिता उनके कमरे में आ गए और बोले, बेटी, सोच रहा हूँ किसी युग में तुम ऋषि पुत्री या तिब्बती योगिनी रही होगी। नारी मन की अंतरंग तरंगों में बहने के लिए संसार को विकास क्रम की एक लंबी यात्रा पूरी करनी है। अभी तुम स्त्रियां किस आयाम में रहती, संभव कर लेती तुम लोग असंभव को भी। इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद मेरा बेटा बिना कष्ट के बहुत शांति से अपनी अगली यात्रा पर चला गया। सम्यक ज्ञान का वह मानदंड जहां जाने वाले की अनुपस्थिति भी उपस्थिति बन जाती है और समस्त प्रयोजनों की स्वतः सिद्धि बन जाती है। काश मैं वक्त रहते समझ पाता तुम दोनों में अव्यक्त संवाद, तो आज उनका गला भर आया। कुछ संभल कर वे फिर बोले, तुमने जो अनिरुद्ध के लिए किया वह कोई और नहीं कर सकता था। कोई शब्द ऐसा नहीं जो धन्यवाद कर सकूं। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। वकील साहब नई वसीयत लेकर नीचे आ गए हैं, उनसे आकर मिल लो। अनीता सिसक उठी। उन्हें किसी सांसारिक जीवन की वसीयत की जरूरत नहीं थी। उन्हें अनिरुद्ध वसीयत में मिल चुका था, पूर्ण रूप से अविभाज्य, पूरी तरह उपस्थित। उसका प्यार, उसकी यादें अनीता की अंतर्जात पारदर्शी प्रभा को अवलोकित कर रही थी। यह संपूर्ण प्राचुर्य का मामला था जो द्वैत सीमाओं और अंतरिक्ष से भी विस्तृत था। तो दोस्तों, ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।